किन स्टूडेंट को JEE और नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? कि उसका जो एक सपना, उसकी पसंद डॉक्टर या आईआईटीएन इंजीनियर बनने की है कि नहीं, क्योंकि मुझे आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों की अपनी क्षमता होती है, अपनी कैपेसिटी होती है, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि उसका परसेंटेज से कोई रिलेशन नहीं। उससे ज़्यादा परसेंटेज बनाने के बाद भी जेई नीट में अच्छा नहीं कर पाएगा, कि ये भी हो सकता है कि 90% से कम किसी के, मतलब बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं है, तो भी वो जेई नीट में अच्छा करे। और जिनकी शुरू से डिजायर रही हो, जिसको हम बोल सकते हैं बर्निंग डिजायर रही हो, उन बच्चों को जेई नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जेई नीट की प्रिपरेशन करनी हो तो उसका सही टाइम क्या होता है? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा 8th तक, कम से कम 8th तक अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने बचपने को जिए। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 9th एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे बच्चा जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। जब बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, जेई नीट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन के अलावा भी उस एज से रिलेटेड। आराम से शांति से प्रिपरेशन करे, लगातार प्रिपरेशन करे, और एक दिन उसको जेई नीट में सिलेक्शन मिल ही जाएगा यदि वो आराम से काम करे। जैसे बच्चों को जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है तो वो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स को एक बार थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि सिलेक्शन का रेशो क्या है या सिलेक्शन का रेट क्या है। 1000 नंबर एक बड़ा नंबर है यदि हम देखते हैं, लेकिन यदि सक्सेस रेट की हम बात करते हैं तो 1 लाख का 1000 मतलब 1% ही होता है। तो गुजरात 30 एक प्रोग्राम है वंदे मातरम विद्यापीठ में, तो वो क्या है? गुजरात 30 के पास ऐसा सीक्रेट सॉस है जिसकी हेल्प से बच्चा इजीली जेई नीट जैसी टफेस्ट इंडिया की एग्जाम्स में सिलेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम है जिसके फ्लो में यदि बच्चा बहता जाएगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है। गुजरात 30 एक ऐसा मैजिक है जो बच्चे पे चल जाए तो बच्चा सिलेक्ट होगा ही, आप ऐसा मान के चलो। वंदे मातरम। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं साउथ गुजरात के वेल नोन जेई नीट के एक्सपर्ट और वंदे मातरम विद्यापीठ के डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गुजरात 30 सुनील राठौर सर। और उन्होंने अनेक बच्चों का सपना जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का था उन्होंने साकार किया है और कई बच्चों के रैंक टॉप 10 में दिलवाए हैं। वेलकम सुनील सर। थैंक यू सागर फॉर इनवाइटिंग मी। सर, किन स्टूडेंट को JEE और नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सागर आपने। देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो बच्चे को अपनी पसंद देखनी चाहिए कि उसका जो एक सपना, उसकी पसंद डॉक्टर या आईआईटीएन इंजीनियर बनने की है कि नहीं। अच्छा, इंडिया में कैसे साइंस सिलेक्ट किया जाता है, कैसे जेई नीट की प्रिपरेशन कौन से बच्चे करते हैं? तो पहली बात, जिन बच्चों के 10th में परसेंटेज बहुत ज़्यादा हों, वो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई तुमको अब जेई नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या बच्चों को लगता है कि मैं जेई नीट की प्रिपरेशन करूंगा तो कुछ अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के सपनों के बेसिस पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने टाइम पे ये सपना देखा होता है कि मुझे आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने बच्चों के साथ में वो सपना जीने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ठीक भी है, बच्चों से एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, लेकिन बच्चों की अपनी क्षमता होती है, अपनी कैपेसिटी होती है, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि उसका परसेंटेज से कोई रिलेशन नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बच्चा 90% से ज्यादा परसेंटेज बनाने के बाद भी जेई नीट में अच्छा नहीं कर पाएगा, और मेरा ऐसा भी मानना है कि ये भी हो सकता है कि 90% से कम किसी के, मतलब बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं है, तो भी वो जेई नीट में अच्छा करे। मतलब बोर्ड के परसेंटेज का, 10th बोर्ड के परसेंटेज का जेई नीट की प्रिपरेशन और उसके सिलेक्शन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि वो बच्चे जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा हो डॉक्टर इंजीनियर बन के, और जिनकी शुरू से डिजायर रही हो, जिसको हम बोल सकते हैं बर्निंग डिजायर रही हो, उन बच्चों को जेई नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सर, जेई नीट की प्रिपरेशन करनी हो तो उसका सही टाइम क्या होता है? सागर, देखिए, एक फैशन ऐसा आजकल चल रहा है कि बच्चा जब 5th क्लास से 6th क्लास में जाता है तो पेरेंट्स उसको किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं फाउंडेशन के लिए, कि बच्चा
सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में फाउंडेशन का पढ़ेगा, उसके बाद में 11th-12th में वो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा 8th तक, कम से कम 8th तक अपनी जिंदगी को जिए, अपने बचपने को जिए और लाइफ को एंजॉय करे, लाइफ को सीखे, लाइफ में लर्निंग ले। और 9th या 11th, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 9th एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे बच्चा जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। उसके पहले मुझे लगता है कि बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ में मिलना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ना कि जेई नीट के बोझ तले दब के कुछ काम करना चाहिए। तो मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि जो परफेक्ट एज हो सकती है, परफेक्ट क्लास होती है जहाँ पे जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए, वो 9th है। 9th-10th में बच्चा फाउंडेशन की प्रॉपरली प्रिपरेशन करे और उसके बाद में 11th-12th में वो फाइनल अपने टारगेट की तरफ जाए। लेकिन मेरा यहाँ ऐसा मानना है कि 6th, 7th, 8th में वो फाउंडेशन या जेई नीट की प्रिपरेशन ना करे, लेकिन उसके बेसिक्स क्लियर करता रहे। स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो 6, 7, 8 में बेसिक अपने स्कूल टीचर की हेल्प से काम करे, पेरेंट्स की हेल्प से काम करे, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। सर, जब बच्चों जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, जेई नीट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। इसका मतलब जब जेई नीट की प्रिपरेशन हो तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का यदि बच्चा ध्यान रखेगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो उसके अंदर जो जोश इनिशियल स्टेज में हो वही आखिरी तक रहना चाहिए। हम बोल सकते हैं उसमें उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, लगातार उसको काम करना पड़ेगा। फिर एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के बाद में हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन की बात करें। डिसिप्लिन में उसको लगातार रहना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन के अलावा भी उस एज से रिलेटेड। तो उसको कहीं ना कहीं पे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा या मिनिमाइज करना पड़ेगा, यदि पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता है तो। तीसरी बात, मैंने जैसा बताया आपको कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक इनर मोटिवेशन बनाए रखना पड़ेगा। यदि ये छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चा ध्यान दे तो मेरा ऐसा मानना है कि जेई नीट एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम्स नहीं, इतनी भी टफ नहीं जितनी हाइप इसकी क्रिएट की गई है। आराम से, शांति से प्रिपरेशन करे, लगातार प्रिपरेशन करे और एक दिन उसको जेई नीट में सिलेक्शन मिल ही जाएगा यदि वो आराम से काम करेगा तो। सर, जैसे बच्चों को जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है और पेरेंट्स को भी करवानी है, तो वो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक साइकोलॉजी से देना चाहूँगा, पेरेंट्स की साइकोलॉजी या एक आम आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। जब बच्चा 10th पास करता है जनरली, तो ये बोला जाता है कि बच्चा स्टडी में अच्छा है तो चलो हम उसको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जेई नीट जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और सिलेक्शन इंस्टीट्यूट का कैसे होता है? वो होता है ब्रांड के बेसिस पर। हम न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं, उसमें किसी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के फोटोज़ हमने देखे तो उसके बेसिस पे हम जनरली, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देखा हमने, कोई होर्डिंग देखा हमने, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बजाय पेरेंट्स को एक बार थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। देखिए, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि जब किसी इंस्टीट्यूट पर, पहली बात तो कई सारे इंस्टीट्यूट पे घूमना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ जाके विजिट करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि सिलेक्शन का रेशो क्या या सिलेक्शन का रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए उसके पास 1 लाख बच्चे हैं और 1 लाख बच्चों में से मान लीजिए 1000 बच्चों का सिलेक्शन जेई या नीट जैसी एग्जाम में हो रहा है, तो 1000 नंबर एक बड़ा नंबर है यदि हम देखते हैं तो। लेकिन यदि सक्सेस रेट की हम बात करते हैं तो 1 लाख का 1000 मतलब 1% ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे लगातार फैकल्टीज चेंज होती रहती हैं। तो पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया जा रहा है या सिलेक्शन करने वाले हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है, वहाँ पे टीचर्स क्या फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, और इंटरनल सिस्टम क्या है उन लोगों का, क्या पर्सनल केयर दिया जाता है, क्या हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, क्या डाउट सेशंस प्रॉपरली करवाए जाते हैं, क्या एक एक बच्चे पर उसके सारे एंगल्स पर काम किया जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम
मैं ये चाहूंगा कि कोई भी पेरेंट्स किसी पीयर प्रेशर में कि, और बच्चों पे पीयर प्रेशर ज्यादा होता है कि मेरा फ्रेंड किसी इंस्टीट्यूट एक्स इंस्टीट्यूट पे जा रहा है तो मैं भी वहां पे जाऊंगा। वो बहुत लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, तो वहां पे हमको बहुत ध्यान से, स्पेशली पेरेंट्स को, बच्चा तो छोटा होता है, पेरेंट्स को बहुत ध्यान से जिन जिन बातों का मैंने जिक्र किया अभी उनका ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे हमने गुजरात 30 के बारे में बहुत सुना है सर, सो गुजरात 30 एक प्रोग्राम है वंदे मातरम विद्यापीठ में, तो वो क्या है? सागर देखिए, गुजरात 30 एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो जेई नीट की प्रिपरेशन करने के लिए या करवाने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात 30 के पास ऐसा सीक्रेट सॉस है जिसकी हेल्प से बच्चा इजीली जेई नीट जैसी टफेस्ट इंडिया की एग्जाम्स में सिलेक्ट हो सकता है। अब वो सीक्रेट सॉस क्या है, तो हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम है। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसके फ्लो में यदि बच्चा बहता जाएगा, उसमें बस बैठा बच्चा कि नहीं बस मैं गुजरात 30 में एडमिशन लेके मैं काम करना शुरू करूंगा, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो गुजरात 30 एक स्पेशल, अच्छा इसमें 30 क्या है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो इसके पीछे एक साइंस है। हमने बहुत रिसर्च किया तो हमको ये पता लगा कि 30 स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर है जिस पर यदि टीचर फोकस करना चाहे तो प्रॉपरली फोकस कर सकता है, ना तो 29 ना ही 31। ये एक ऐसा मैजिकल नंबर है, आप ऐसा मान के चलिए, जहाँ पे टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाता है, आई कांटेक्ट हो पाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे 200 का नंबर एक साथ बैच में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे टीचर एक, आप ऐसा मान के चलिए कि एक मैजिक शो दिखाने के लिए आते हैं और मैजिक शो दिखा के चले जाते हैं। तो गुजरात 30 एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना केवल क्वालिफाइड टीचर्स, वेल नोन टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, बल्कि पर्सनल केयर बच्चों को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये भी पता होता है कि किस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर कितना काम हमको करना होगा, कौन सा बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली वीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों का जेईई नीट की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुजरात 30 बहुत रिसर्च करता है इन चीजों को लेकर, ना केवल एकेडमिक्स को लेकर बल्कि इमोशनल एंगल्स को लेकर या साइकोलॉजी को लेकर भी गुजरात 30 बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। हमारे पास में R&D टीम है जो इन चीजों के बारे में बात करती है, समझती है। तो गुजरात 30 में कम शब्दों में कहूं तो गुजरात 30 एक ऐसा मैजिक है जो बच्चे पे चल जाए तो बच्चा सिलेक्ट होगा ही, आप ऐसा मान के चलिए। सर ऐसा कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है जैसे किसी को जेईई नीट में सिलेक्ट होना हो? देखो, जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है सागर एंट्रेंस एग्जाम की, जेईई या नीट की, तब उसको 3 चीजों पे बहुत स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। KSA, नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी। जिस भी बच्चे ने इन तीनों चीजों पे KSA पे फोकस किया, पक्की बात है उसका सिलेक्शन होगा। नॉलेज क्या, तो जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना है और जो भी डाउट्स हो वो बिना हेजिटेशन के क्लास में पूछ लेना है, उसको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज एक्वायर करना है। अब एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स होती है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ेगी। वो जो सॉल्व करता है बच्चा, शीट्स या मॉड्यूल सॉल्व करता है, उसको वो एग्जाम पैटर्न से ही सॉल्व करे, तब उसकी स्पीड आएगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन किया फिर आंसर की को देखा, उससे उसकी स्पीड आ नहीं पाती है। तो स्पीड और एक्यूरेसी भी एग्जाम पैटर्न से मॉड्यूल्स को सॉल्व करने से आती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, माइनस मार्किंग की एग्जाम होती है जेईई नीट की एग्जाम, तो कई बार माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सही अटेम्प्ट करें, जो नहीं आते वहां पे तुक्के ना लगाएं, उसको अटेम्प्ट ही ना करे तो माइनस मार्किंग ही नहीं होगी। तो जिस भी बच्चे ने KSA को फॉलो कर लिया, नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी को, उसके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा आसानी आ जाती है, मेरा ऐसा मानना है। सर एक आपने बताया कि जैसे डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे डाउट होता है लेकिन क्लास में हिचकिचाते हैं पूछने के, यार ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हाँ, तो ये तो ऐसा बहुत नॉर्मल होगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो लोग अवॉइड कर देते हैं स्टूडेंट। तो
यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल। देखिए मेरा ऐसा मानना है सागर कि इसमें सबसे बड़ा रोल होता है इंस्टीट्यूट का, टीचर्स का। टीचर को क्लास में ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जिसमें टीचर से बच्चा बात करने में हेजिटेशन फील ना करे, या दूसरे बच्चे उस बच्चे की किसी क्वेश्चन पे हंसी ना उड़ाएं। तो ये सब कुछ मेरा ऐसा मानना है कि पहले हाथ में होता है टीचर के। टीचर को, फैकल्टी को क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसके बेसिस पे बच्चा अपना फील करे, बाकी बच्चे उसकी हंसी ना उड़ाएं, बाकी बच्चे उसकी बात को समझे और टीचर उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो इसका जो रास्ता है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट या टीचर से होते हुए जाता है। सर, बच्चों को मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मेमोरी पावर और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बच्चा अच्छी मेमोरी होगी तो चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा और एग्जाम में लिख पाएगा या एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो मेमोरी पावर बढ़ाने को लेकर हम थोड़ा सा साइंस की बात करते हैं, उसका बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। देखिए सागर, हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम से एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो विजुअल मेमोरीज जो होती है, हम जो देखते हैं उनको वो फाइल्स के फॉर्म में हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टोर करता है। अब यदि वो खाली है, अब खाली होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मेमोरीज नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हिप्पोकैम्पस एक्टिव रहे, उसके अंदर हम फाइल्स को डाल पाएं, तो पक्की बात है मेमोरी ना केवल बढ़ेगी बल्कि वो मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। चीजें एक बार देखने से भी याद रह सकती है। तो उसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, आपके व्यूअर्स को एक मेथड बताता हूँ। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं या बच्चा जब उठता है तो सबसे पहले अपने रेगुलर रूटीन वर्क कर ले, उसके बाद में 8-10 मिनट के लिए वो इंटेंस एक्सरसाइज करे। इंटेंस एक्सरसाइज का मतलब जब तक उसको स्वेट नहीं आ जाता, पसीना नहीं आ जाता, तब तक उसको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में रनिंग भी हो सकती है, स्किपिंग भी हो सकती है, जो बच्चे को ठीक लगे, लेकिन वो इंटेंस होनी चाहिए। जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा इंटेंस एक्सरसाइज करता है 8-10 मिनट के लिए, तो उसका जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट होता है वो टेम्परेरी रूप से खाली हो जाता है। उसमें आप अब मेमोरीज को डाल सकते हैं। तो उसके ठीक बाद, जैसे ही बच्चे ने इंटेंस एक्सरसाइज की, स्वेट आ चुका है, पसीना आ चुका है, उसके ठीक बाद 30 मिनट तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें यदि बच्चा कुछ भी, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एसएस को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, सोशल साइंस को, या जब बच्चा जेईई नीट की प्रिपरेशन करता है तो मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं, तो वो उस टाइम पे यदि पढ़ेगा ना तो वो लंबे समय तक उसको याद रह पाएगा। तो वो 30 से 40 मिनट्स का टाइम ऐसा होता है जिसमें वो चीज़ों को जब पढ़ेगा तो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। यहाँ तक कि दिन में जब भी वो स्टडी करने के लिए बैठता है तो हर 1-2-3 घंटे पे वो ये काम कर सकता है। इतना ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज ना करना चाहे तो थोड़ा सा चहलकदमी कर सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकता है। फिर से ये जो एक्टिविटीज होगी हिप्पोकैम्पस पर असर डालेगी, उसको टेम्परेरी रूप से खाली करेगी और उसमें आप फाइल्स को स्टोर कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका असर विदिन 7 डेज आना शुरू हो जाता है। मैं जो व्यूअर्स आप हमारे इस बातचीत को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये काम करें 7 दिन तक, और क्या चेंज आया है उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मेमोरी में इस पूरी प्रोसेस को करने में चेंज आया है। सर, आज आप यहाँ पे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समझें। बच्चे जिस एज में हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि जेईई नीट की प्रिपरेशन की बात चल रही है, मतलब बच्चा 15, 16, 17, 18 की एज में है। बच्चा जिस एज में है सागर, उस एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो बच्चा कई बार दुविधा में होता है कि वो अपनी बात किसको कहे, अपनी बात किसको समझाएं। तो पेरेंट्स को एक फ्रेंड बन के, एक दोस्त बन के उसकी बात को सुनना चाहिए। आज हम सब टीचर्स, पेरेंट्स, सब बच्चे को समझाने में लगे हुए हैं, बच्चों को सुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे की सुनना कोई नहीं चाह रहा है।
तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को समझें, बच्चे को सुने और उसको अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेशराइज ना करें। जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ सपने किसी कारण से टूट जाते हैं और उन टूटे हुए सपनों को पूरा करने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन से होती है। वो बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चा जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए नहीं बना है। इस बात को यदि इंडिया के सारे पेरेंट्स समझ जाएं और समझ जाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पे रिस्पेक्ट देगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हम देखते हैं कोटा में कई सारे सुसाइड के केस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक रीजन होता है कि पेरेंट्स, समाज बच्चे को समझ नहीं पा रहा है और बच्चे को सुन नहीं पा रहा है। तो हमने केवल दो चीजें करना शुरू की ना, बच्चे को सुनना और बच्चे को समझना, तो पक्की बात है बच्चों के लिए ये एक नया भारत बन के निकलेगा। सर, आज हमने बहुत सारी बातें की जी नीट रिगार्डिंग, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स या स्टूडेंट को डाउट हो तो वो कैसे सॉल्व करे या कैसे आपको पर्सनल कनेक्ट करें? देखिए, आज हमने कई सारी बातें की जेई नीट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मन में कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो वंदे मातरम विद्यापीठ जो कि रायम बारडोली में है, वहाँ की विजिट ली जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि वंदे मातरम विद्यापीठ में गुजरात 30 स्पेशल प्रोग्राम है, जेई नीट का रन होता है। वहाँ पर हमारी जो स्पेशल टीम है, काउंसलर्स की एक्सपर्ट टीम है, उनके साथ मुलाकात ली जा सकती है, उनके साथ डिस्कशन किया जा सकता है। निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न हैं जेई नीट से रिलेटेड, वो वहाँ पे यदि बात की जाएगी, विजिट की जाएगी तो सॉल्व होंगे। तो वंदे मातरम विद्यापीठ का गुजरात 30 प्रोग्राम, वहाँ पे आप लोग विजिट करके अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।